A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 14 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। सो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है सामने। इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सबके जो लिंक है वो भी इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दिए गए हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, चैप्टर 1 और प्रीवियस 2 चैप्टर्स पढ़ के चैप्टर नंबर 12 और 13 पढ़ के आप अभी तक समझ चुके हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम जो है वो एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म वो एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप ये सारे के सारे साथ में काम करते हैं। साथ में काम करके वो क्या क्रिएट करते हैं, वो एक लाइफ स्फीयर क्रिएट करते हैं। मतलब ऐसा स्फीयर क्रिएट करते हैं, ऐसी जगह क्रिएट करते हैं जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स मिलते हैं और लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो अगर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक जिसको हम लिविंग कंपोनेंट कहते हैं और एबायोटिक जिसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं। तो 2 कंपोनेंट से मिलकर इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम जैसा कि हमने बात किया 2 तरीके के फैक्टर से बना हुआ है, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक फैक्टर वो होते हैं जो लिविंग पार्ट्स जो फॉर्म करते हैं और एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो नॉन लिविंग पार्ट को फॉर्म करते हैं। तो अगर हम बायोटिक फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। और एबायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रॉक्स आएंगी, वहाँ की सॉइल आएगी, वहाँ का टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगी, सैलिनिटी आएगी। ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन होता होगा कि भाई बायोस्फीयर क्या है, बायोम्स क्या है और इकोसिस्टम क्या है, इन दोनों के इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप ये समझ लीजिए बायोस्फीयर वो स्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों को मिला के बनी थी, हमने क्लास 6-7 में पढ़ा था। मतलब वो सारी की सारी जगह जो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से मिलकर बनी है, मतलब कि वो सारा का सारा एरिया अर्थ पर जो आप देख पा रहे हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उस पूरे एरिया को कहते हैं हम बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर सबसे बड़ा एक कंपोनेंट हो गया, पूरे एरिया को हमने कह दिया बायोस्फीयर। उस बायोस्फीयर के अंदर अलग अलग तरीके के बायोम्स होंगे। तो बायोम्स कैसे बनते हैं, बायोम्स बनते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं और एक तरीके की पर्टिकुलर कंडीशन से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको हमने बोला बायोम। तो ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर हो गया। हो सकता है इसमें बहुत सारे बायोम्स हो, देखिए मैंने इसको बायोम्स में बांट दिया। ये एक बायोम हो सकता है, ये एक बायोम हो सकता है, ये दूसरा बायोम हो सकता है, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा, यहाँ पे बहुत सारे बायोम्स हो सकते हैं। उन बायोम्स के अंदर होंगे छोटे छोटे इकोसिस्टम्स। जैसे कि कोई एक बड़ा बायोम आपने ले लिया, जैसे कि ग्रासलैंड ले लिया, तो उसके अंदर छोटे छोटे इकोसिस्टम होंगे। एक घास का मैदान एक तरीके का इकोसिस्टम बनाएगा, एक जो तालाब है वो दूसरे तरीके का इकोसिस्टम बनाएगा। तो ये सारी बात हम यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि इकोसिस्टम जो होंगे बहुत सारे हो सकते हैं एंड इकोसिस्टम विल बी द पार्ट ऑफ व्हाट, बायोम्स। और बायोम्स जो होंगे वो किसका पार्ट है, फर्दर वो पार्ट है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर वो स्फीयर है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई है। वो पार्ट है किस किस का, वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, पानी का भी वो और अर्थ का भी वो और हवा का भी वो पोर्शन जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। उन सबको अगर हम मिलाते हैं तो बायोस्फीयर बनती है। बायोस्फीयर में तरह तरह के बायोम्स हो सकते हैं और बायोम्स के अंदर अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम हो सकते हैं। आई होप सबसे पहले ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम में हमने बात किया 2 फैक्टर्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, ये हम जान चुके हैं। तो जितने भी फैक्टर हैं इकोसिस्टम के, जितने भी फैक्टर हैं, एवरी फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे फैक्टर्स के ऊपर। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल की अगर मैं बात करूँ तो वो टेम्परेचर से बिल्कुल अलग होगी। नो, जैसा टेम्परेचर होगा उस जगह का। अगर मैं बात करती हूँ डेजर्ट की, अगर डेजर्ट की बात जहाँ पे टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस अबव तक चला जाता है, हॉट डेजर्ट की बात कर रही हूँ, तो वहाँ की जो सॉइल होगी वो आपको उसी तरीके से एरिड सॉइल मिलेगा। आपको वहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर मॉइस्चर नहीं मिलेगा और जो ग्रेन साइज होगा वो उसका साइज बड़ा होगा। तो अगर सॉइल है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो सॉइल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ के लैटिट्यूड के ऊपर।
मतलब सारे फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और अगर जैसा टेम्परेचर होगा वैसी ही वहाँ पे वेजिटेशन होगी। वहाँ का कोई एक तरीके का प्लांट जो होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, रेन के ऊपर, वहाँ की सॉइल के ऊपर, और जैसा वहाँ पे प्लांट्स होंगे उसी तरीके के वो सपोर्ट किसको करेंगे, उसी तरीके के एनिमल्स को वो सपोर्ट करेंगे। तो बात यह है कि जितने भी फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम में, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक दूसरे के एक फैक्टर जो है दूसरे फैक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इंटर रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे यही दिया गया कि अगर इकोसिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो इट विल अफेक्ट द प्लांट जो वहाँ पे उग रहे हैं, और साथ में एनिमल्स को भी वो अफेक्ट कर देगा। Animals depend on plants for food and shelter will have to adapt the changes, move to another ecosystem। अगर किसी इकोसिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है अचानक से, तो देखिए प्लांट जो है वो तो मूव नहीं कर सकते, वो तो वहीं रहते हैं, तो वो या तो अपने अंदर अडेप्टेशन शो करेंगे या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट एनिमल्स के केस में चॉइस होती है, या तो एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वहीं पे अगर मूव नहीं कर पाए, अदरवाइज वो वहाँ से मूव कर जाएंगे ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ पे उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल है। तो ये जो है ये जो है अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स होता है। बात हम ये कर रहे थे कि कोई भी एक फैक्टर जो होता है इकोसिस्टम का वो दूसरे फैक्टर से इंटर रिलेटेड होगा हमेशा। अगर हम अर्थ की बात करते हैं, होल सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम सबकी बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, सीरीज ऑफ कनेक्टेड इकोसिस्टम, जो मैंने आपको भी समझाया था। बहुत सारे इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इकोसिस्टम क्या होते हैं, दे आर ऑफन कनेक्टेड इन अ लार्जर बायोम। तो एक बहुत बड़े से बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स आर द लार्जर सेक्शन ऑफ लैंड, सी और एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट, पॉन्ड, रीफ्स, टुंड्रा आर टाइप्स ऑफ बायोम। तो हम क्या कहते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड वेरी जनरली बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल और वहाँ का टेम्परेचर है उसके हिसाब से हम उसको एक बायोम बोल देते हैं, और एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, अगर आप बात करते हैं बायोम्स ऑफ सहारा डेजर्ट की आप बात कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए एक डेजर्ट एरिया है। सिंस इट इज़ क्लास 12, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स मैंने इसमें नहीं लिए हैं, क्योंकि बहुत सारा डायग्राम्स हम किस में लेते थे, हम छोटी क्लासेस में लेते थे। आई होप एंड आई विश कि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो यू विल बी एबल टू इमेजिन द थिंग्स, राइट। तो सहारा डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप सहारा डेजर्ट एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी तरीके के इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं, एरिड क्लाइमेट है, हॉट है, तो यहाँ पे क्या होगा, विद इन सहारा आपको ओएसिस भी मिलेगा। एक आपको पानी का तालाब मिल सकता है वहाँ पे, छोटा सा ओएसिस बोलते हैं उसको, इकोसिस्टम हो सकता है। उसके अंदर क्या होगा, जहाँ पे ओएसिस होगा वहाँ पे डेट पाम ट्रीज लगेंगे, फ्रेश वाटर मिलेगा आपको, एनिमल्स रहेंगे वहाँ पे, क्रोकोडाइल तक रह सकता है। तो जहाँ पे सहारा डेजर्ट के बीच की बात हो रही है, वहाँ पे ओएसिस होंगे, अलग अलग पानी के तालाब, और उन पानी के तालाब जो मीठे पानी के होंगे। सहारा के अंदर ही हमको सैंड ड्यून्स मिलेंगे। सैंड ड्यून्स होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, चेंजिंग लैंडस्केप होगा वहाँ पे। हवा के साथ साथ वो सैंड ड्यून्स जो होते हैं, वो जो मिट्टी के जो पहाड़ बन जाते हैं सैंड ड्यून्स, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे तेज़ हवा चलेगी, तूफान आएगा, ये वाली सैंड ड्यून उठ के इधर चली जाती है, यहाँ से प्लेन बन जाएगा। तो सैंड ड्यून्स भी होंगे वहाँ पर। फिर क्या हो सकता है, सैंड ड्यून्स अगर होंगे जहाँ पे सैंडी एरिया होगा, वहाँ पे आपको स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, ये सारे लोग मिलेंगे, यहाँ सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ये क्या करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, दिन के टाइम पे ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और रात के टाइम पे ये सारे जब टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो बाहर निकल आते हैं। सहारा में हमें मरीन एनवायरनमेंट भी मिलेगा। वेयर द अटलांटिक ओशन क्रिएट्स कूल फॉग्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट, हमें वहाँ पे मरीन एनवायरनमेंट भी मिल सकता है, श्रब्स भी मिल सकते हैं, एनिमल्स भी मिल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि सहारा डेजर्ट वाले इकोसिस्टम में, सहारा डेजर्ट वाले बायोम में आपको बहुत सारे तरीके के इकोसिस्टम मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। ओएसिस भी होगा, सैंड ड्यून्स भी होंगे, कोस्टल एरिया तक भी वो इकोसिस्टम एक्सटेंड कर सकता है, तो मेरीन एनवायरनमेंट भी मिलेगा आपको। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर अमेजोन के जंगलों की बात करते हैं, अमेजोन रिवर है साउथ अमेरिका में, तो जो साउथ अमेरिका में जो अमेजोन रिवर है उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, अमेजोन के जंगल मिलेंगे। तो जो अमेजोन के फॉरेस्ट है उसके अंदर क्या होगा, आपको 1000 तरीके के 100 तरीके के इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर क्या क्या होगा, कैनोपीज मिलेंगी आपको, प्लांट्स की, पेड़ों की अलग अलग श्रेणी मिलेगी, कैनोपी, अंडर स्टोरी मिलेगी, फॉरेस्ट फ्लोर मिलेगा, इस तरीके की आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो कैनोपी क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो कैनोपी होती है इकोसिस्टम एट द टॉप ऑफ रेन फॉरेस्ट
where tall thin trees such as figs grow in search of sunlight. कैनोपी में सबसे ऊपर 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 जो होते हैं, जो सबसे पतले वाले जो पेड़ होंगे वो फॉरेस्ट से निकल के ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे. यू कैन सी दिस. देखो एमरजेंट लेयर आ गई है, ये कैनोपी लेयर है, ये कैनोपी लेयर थी और कैनोपी के ऊपर से भी निकल जाएंगे एमरजेंट लेयर. ये कैनोपी बनाते हैं. ऊपर ऊपर पेड़ जो है ऊपर निकल जाएंगे. किस लिए निकल रहे हैं ऊपर? इन सर्च ऑफ सनलाइट. इनको नीचे सनलाइट नहीं मिल रही. इतना डेंस फॉरेस्ट हो गया, एक पेड़, हजारों पेड़ लगे हुए, लाखों पेड़ लगे हुए, तो क्या हो रहा है, नीचे तक सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है. तो जिन पेड़ों को सनलाइट चाहिए उन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशंस कर लिए. उन्होंने अपने जो तना था उसको पतला करके वो ऊपर ऊपर निकल गए. तो इसको हम कहते हैं कैनोपी लेयर. कैनोपी के अंदर होती है अंडर स्टोरी और श्रब लेयर, मतलब छोटे वाले श्रब्स, मतलब जिनकी हाइट छोटी है. ऐसे वाले पेड़ जिनकी हाइट छोटी रहती है वो आपको अंडर स्टोरी में मिलेंगे. फिर आपको मिलेगा एक फॉरेस्ट फ्लोर. फ्लोर के ऊपर छोटे छोटे हर्ब्स लगे होंगे और छोटे छोटे पेड़ जो ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते वो आपको मिलेंगे. तो ये आप रेन फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. तो इसमें यही बात बताया जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, अगर हम अमेज़न के जंगलों की बात करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे टॉल ट्रीज मिलेंगे जो कि लाइट के लिए ऊपर जा रहे हैं, जिनको हमने कैनोपी कहा है. तो कैनोपी इकोसिस्टम में क्या होता है, कौन कौन से प्लांट्स आपको मिल जाएंगे? एपीफाइट्स मिलते हैं यहाँ पे आपको, विच ग्रो डायरेक्टली ऑन टू द ब्रांचेस, मतलब वो दूसरे पेड़ों की ब्रांचेस के ऊपर सीधा ग्रो करते हैं, उनको एपीफाइट्स कह रहे हैं हम. अंडर स्टोरी में आपको क्या मिलेगा? अंडर स्टोरी में आपको छोटे पेड़ मिलेंगे. दे आर डार्कर एंड मोर ह्यूमिड दैन द कैनोपी. एनिमल्स कौन से मिलेंगे अंडर स्टोरी में? आपको मंकीज मिलेंगे, जो छोटे, रिलेटिवली छोटे हाइट के पेड़ों पे रहते हैं क्योंकि उनको उससे फ्रूट्स खाना है. फॉरेस्ट फ्लोर मिलेगा आपको जिसके अंदर बहुत सारे वाइड वेराइटी के फ्लावर्स होंगे, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, वो सब उसको सपोर्ट करते हैं. तो इस तरीके से आपको लेयरिंग में मिलेगा. एक ही इकोसिस्टम, एक ही बायोम है, लेकिन उसके अंदर तरह के आपको हाइट के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम्स मिल रहे हैं, राइट. जो फिर हम बात करते हैं, अगर इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें उसके साइज़ की, तो उसका साइज़ जो है वेरी कर सकता है. छोटा साइज़ भी हो सकता है और बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी हो सकता है. स्मॉल पोन्ड भी एक इकोसिस्टम है और एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट जो है वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है. तो इकोसिस्टम जो है दो तरीके के अगर हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हो सकते हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकते हैं. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की कैटेगरी क्या क्या हो सकती है? फॉरेस्ट हो सकती है, ग्रास लैंड, डेजर्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. और एक्वेटिक इकोसिस्टम की क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं? उसमें पॉन्ड्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकती हैं, वेटलैंड्स हो सकती हैं, एस्चुरीज हो सकती हैं. वेटलैंड्स, कोई भी खेत में भी पानी भर गया वो भी एक इकोसिस्टम है आपका. आपके गांव में तालाब है वो भी एक इकोसिस्टम है. एस्चुरीज हैं जो कि नदियाँ जहाँ पे समुद्र से मिल रही हैं, एस्चुराइन जो वाटर बनाती हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है. क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम आर कंसिडर्ड मैन मेड इकोसिस्टम. अगर हम अपने खेतों की बात कर रहे हैं जो मैंने अभी बात की थी, तो वो मैन मेड इकोसिस्टम का पार्ट है. एक्वेरियम आपने अपने घर पे बना रखा है, वो भी एक इकोसिस्टम है. बहुत बड़ा एक्वेरियम बना दिया आपने, अपने घर के अंदर एक छोटा सा तालाब बना रखा है, वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है. तो दो तरीके से हमने इनको कैटेगराइज किया ब्रॉडली, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक इकोसिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक भी हम जिसकी बात करेंगे अब, तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो दूसरा टॉपिक है मेजर फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. अगर हम इकोसिस्टम में मेजर फंक्शंस की बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ये चार चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे. कोई तो ऐसा होगा जो कि प्रोडक्टिविटी वहाँ पे मेंटेन करेगा. मतलब एक टर्म को हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. वो क्या होती है? वो प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड आप बात करेंगे इसमें डीकम्पोजिशन, जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका डीकम्पोजिशन भी होगा. एनर्जी फ्लो के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एनर्जी कैसे फ्लो करती है. एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है. और न्यूट्रिएंट साइकिल, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी फ्लो करते हैं इकोसिस्टम में, फूड चेन में, फूड वेब में. तो हम चार चीज़ों की इसमें इकोसिस्टम में हम बात करने जा रहे हैं. थोड़ा डिटेल में बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में, डीकम्पोजिशन के बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में एंड न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में. तो चलिए हम इसको एक पॉन्ड सिस्टम में समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम एक पॉन्ड को देखते हैं तो इसमें क्या होगा? पॉन्ड क्या होता है? एक शैलो वाटर बॉडी होती है जिसके अंदर अबव मेंशन बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे. जो एबायोटिक कंपोनेंट है, अगर एक पॉन्ड की मैं बात करूं पहले समझाने के लिए, एक तालाब है, तालाब के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? वाटर होगा उसके अंदर, ऑल द डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, वो सारा उसका एबायोटिक कंपोनेंट बनाएगा. वहाँ पे सनलाइट आ रही होगी, कुछ मिट्टी पड़ी होगी, कुछ कीचड़ पड़ा होगा, वो सारा का सारा एबायोटिक कंपोनेंट है. ऑटोट्रॉप्स जो होंगे उसके, जो खाना खुद बना रहे हैं, तालाब की बात हो रही है.
ऑटोट्रॉप्स, वो उसके बायोटिक कंपोनेंट्स है, उसमें आएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, एल्गीज आएंगी, आपको कुछ मिलेंगी फ्लोटिंग, सबमर्ज प्लांट्स मिलेंगे फाउंड एट द एजेस, वो सारे आपको क्या मिलेंगे, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट है और ये बायोटिक कंपोनेंट है। कंज्यूमर्स मिलेंगे फिर आपको, अगेन बायोटिक कंपोनेंट जो उसको फीड करेंगे, जो फाइटोप्लैंक्टन थे, फिर जू प्लैंक्टन मिलेंगे जो फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फीड करते हैं, विच आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलर्स। डीकम्पोजर्स मिलेंगे आपको उसी पानी तालाब में, फंगस मिलेगी, बैक्टीरियाज मिलेंगे, फ्लैजेलेट्स मिलेंगे, तो डीकम्पोजर भी आपको वहीं पे मिलेंगे। तो अगर एक पॉन्ड की हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, फिर डीकम्पोजर्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो हमने अगर हम बात करते हैं कि पॉन्ड के इकोसिस्टम की फंक्शनिंग कैसे होती है, तो क्या होता है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑटोट्रॉप्स पहले अपना खाना बनाएंगे सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके, जो तालाब है उसके अंदर कहीं से सन की एनर्जी आ रही होगी, तो वो जो सन की एनर्जी आ रही है उसके बीच में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो प्लांट्स हैं, ये सब क्या करेंगे, और एल्गीज हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। ये ऑटोट्रॉप्स है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं। हीट्रोट्रॉप्स जो होंगे सारे के सारे, जू प्लैंक्टन्स, फिशेस, अदर एनिमल्स, वो क्या करेंगे, उनको हीट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, वो उसके ऊपर फीड करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें मर जाती हैं, अगर नहीं, साइक्लिक वे में ये मरते रहते हैं, तो साइक्लिक वे में जब ये मरते रहते हैं, डीकम्पोजर्स उसको, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पॉन्ड में हो रही हैं, तो ये सारे के सारे रिपीटेड मोड में चलता रहेगा। प्रोड्यूसर्स अपना खाना बनाते रहेंगे, फूड, हीट्रोट्रॉप्स जो है वो खाना खाएंगे, और डीकम्पोजर्स ये सारे जब मर जाते हैं तो उसको डीकम्पोज करते रहते हैं। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। एनर्जी का फ्लो यूनी डायरेक्शनल रहेगा, मतलब प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस की, कौन सी एनर्जी को फिक्स कर रहे हैं, वो सनलाइट को फिक्स कर रहे हैं, उन्होंने सनलाइट को फिक्स करके खाने में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रोड्यूसर को किसने खाया, हीट्रोट्रॉप्स ने खाया। हीट्रोट्रॉप्स को फर्दर किसी सेकेंडरी टर्शरी हीट्रोट्रॉप ने खा लिया होगा, और ये मर जाते हैं, तो डीकम्पोजर्स इनको डीकम्पोज करके अगेन सॉइल में मिला देते हैं या फिर मदर नेचर को वापस कर देते हैं। तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो रहता है हमेशा एनर्जी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी पड़ेगी। हमेशा एनर्जी का फ्लो यूनी डायरेक्शनल रहेगा, लेकिन मटेरियल का फ्लो जो रहता है वो साइक्लिक वे में चलता रहता है। वापस से मटेरियल जो है, जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो वापस सॉइल को रिटर्न किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स का फ्लो जो है साइक्लिक रहता है, बट एनर्जी का फ्लो जो है यूनी डायरेक्शनल रहता है। आई होप आपको इस पॉन्ड वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्टिविटी पहले हमने ये जान लिया कि प्रोडक्टिविटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो किस किस की बात हो रही है, प्रोड्यूसर्स की बात भी हो रही है और कंज्यूमर्स की भी बात करेंगे हम इसमें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के केस में। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के केस में। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, कितनी दर से, कितनी रफ्तार से आप बायोमास को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोमास क्या है, खाना। बायोमास मतलब बायो मीन्स लाइफ, मास मीन्स मास, मतलब जो भी लाइफ फॉर्म प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर सब कुछ आएगा, उसके अंदर खाना, पौधे, एनिमल सब कुछ आएगा। तो जो उसकी दर है प्रोड्यूस करने की दर, उसको हम कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी, राइट। वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो ग्राम स्क्वायर पर ईयर भी कर सकते हैं, या फिर कैलोरी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर भी कैलकुलेट होती है। किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में कितने कैलोरी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ बायोमास, कितना बायोमास है, और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात क्या कर रहे हैं, कितना बायोमास, कितना ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ने प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो दो तरीके से हम इसको नापते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या आता है, वो इकोसिस्टम जितना प्रोड्यूस कर रहा है, जिस रेट से प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में उसने कितना प्रोड्यूस किया, वो सारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम जो है रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस जो है जीपीपी में से अगर आपने रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर दिया तो क्या आएगा, नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेस्पिरेटरी लॉस का मतलब क्या है,
जितनी आपको एनर्जी मिली सन से, क्या आप जो भी कोई पौधा है क्या उस 100% एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है? नो, क्योंकि उस पौधे को अपनी खुद के रेस्पिरेशन के लिए, अपने खुद के जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेटरी लॉस करेगा वो। अगर उसको 100 कैलोरीज मिल रही है, एग्जाम्पल है, उसको 100 कैलोरीज अगर मिल रही हैं तो इस पौधे को मिल रही है, इस पेड़ को मिल रही है, इसको 100 कैलोरीज की सनलाइट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो ये जो एनर्जी है, कुछ एनर्जी अपनी ग्रोथ में, अपनी मेंटेनेंस में, अपने आप को बड़ा करने में, सब में लगाएगा। वो 100 की 100 कैलोरी को फिक्स नहीं करेगा। हो सकता है वो 100 में से सिर्फ 50 कैलोरी को ही फिक्स कर पाए या उससे भी कम। बाकी का सारा जो लॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी लॉस। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकल के आती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हीटरोट्रॉप्स। जितना एनर्जी आई लेकिन कितना उसमें से जो फ्रूट्स लगे हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। घास जो है हर्बीवोरस खाएंगे, डीकम्पोजर्स उसको डीकम्पोज करेंगे, तो वो होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही हमेशा हीटरोट्रॉप्स को अवेलेबल होगी। हमने फूड चेन की बात की थी, फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल में मान लीजिए पेड़ आ गए, ठीक है, फिर सेकेंड लेवल पे क्या आ गया? सेकेंड लेवल पे डियर आएगा, थर्ड लेवल पे क्या आएगा? लॉयन आ गया फॉर एग्जाम्पल, फोर्थ लेवल पे और आ गया ईगल आ गया, लॉयन भी मर गया, उसको भी खा लिया उसने। तो अब जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते रहेंगे, मान लीजिए इसने प्लांट्स को मिली थी 100 कैलोरीज, एग्जाम्पल है फिर से, 100 कैलोरीज से इसने 50 कैलोरीज को फिक्स कर दिया। तो डियर को 50 कैलोरीज मिली, लेकिन डियर ने फिर क्या किया? अपना रेस्पिरेटरी लॉस। आगे डियर ने कितनी फिक्स कर पाया? 20 कैलोरीज। तो लॉयन को 20 कैलोरीज मिलेंगी, तो लॉयन अपना खुद का रेस्पिरेटरी लॉस करेगा। 5 कैलोरीज बची, ईगल को 5 कैलोरीज मिलेंगी। जब ईगल भी मरेगा तो डीकम्पोजर्स को कितनी मिलेंगी? 1 कैलोरी हो सकता है। एग्जाम्पल, सब कुछ रेस्पिरेटरी लॉस में वेस्ट होता जा रहा है। तो बाय एग्जाम्पल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ये करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि 100 में से सिर्फ 50 फिक्स हो रही हैं, वो हमें देखना पड़ता है। तो ये था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या हमने बात किया? हमने रेस्पिरेटरी लॉस का बात किया। तो रेस्पिरेटरी लॉस क्या है? जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस ग्रोथ में काम आ रहा है, वो सारी एनर्जी जो लॉस्ट हो जाती है उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। फिर हम बात करते हैं, एक टर्म है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? डिफाइन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, उन्होंने पौधे खाए, तो हमने अगर पौधे को खाया तो हमारे बॉडी के अंदर पौधे थोड़ी हैं, हमारे बॉडी में हमने उसको अपनी मसल्स में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको हमने कहा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। न्यू ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट किया है हमने, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगेन द नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है इकोसिस्टम की किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखो, जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट स्लाइड या इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है तो मैं हमेशा स्टार लगा के आपको बता देती हूँ। अगर मैंने स्टार लगाया कभी भी पढ़ाते वक्त, अगर बोला भी नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर स्टार दिखाई दिया आपको when I am just teaching you, तो you have to understand that, you have to remember that, okay? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है इकोसिस्टम की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। कौन सी प्लांट स्पीशीज उस एरिया में रहती है, अवेलेबिलिटी, कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी कितनी है प्लांट्स की, वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, कोई फैक्ट्री आ जाए, वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर कितनी है? 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट है। अगर आप एक साल में पूरे बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी को निकालते हैं तो 170 बिलियन टन्स है पूरे बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेट की गई है। किसके द्वारा की गई है? ऑब्वियसली हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट करके सबको क्लब करके निकाला है। तो 170 बिलियन जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखी गई है। कितनी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन्स। उसमें से 70% जो एरिया है अर्थ का, वो किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? ओशंस ने। ओशंस है, पानी है, लेकिन पानी के जो वाला एरिया है उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 55 बिलियन टन्स ओनली। तो 70% जो एरिया है वो सिर्फ 55 बिलियन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो रेस्ट 30% जो एरिया है वो 100 कितना 55 170 रेस्ट जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। कैलकुलेट करके देख लो आप। तो अब आप डिफरेंस देख लो, 30% इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और 70% इतना कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी कहाँ पर ज़्यादा है?
ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक बात करेंगे वो है डीकम्पोजिशन के बारे में। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन वो प्रोसेस है जब डीकम्पोजर ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को और इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन, वाटर, न्यूट्रिएंट इसमें ब्रेक कर देते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो गई, तो डीकम्पोजर, वो मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो डीकम्पोजर उसको गला गला के उसको क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे उसको, राइट। तो वो जो भी मैटर था वो वापस मिट्टी में चला जाता है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जो रॉ मटेरियल होता है, द रॉ मटेरियल कॉल्ड डेट्रियस। डिट्रियस क्या होता है ये टर्म आपको पता होना चाहिए। डिट्रियस आर द डेड प्लांट्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड एनिमल्स, और उनका फीकल मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर जो भी आप डीकम्पोजर को डीकम्पोज करने के लिए मिलता है उसको डिट्रियस कहा जाता है। तो डिट्रियस को वो डीकम्पोज करते हैं, कौन? डीकम्पोजर्स। तो प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन में क्या होता है? सबसे पहले फर्मेंटेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ डिट्रियस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय डिट्रीवोर्स। जो भी अर्थवॉर्म टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, पहले डिट्रियस को क्या फ्रेगमेंटेशन कर देंगे, उसका तोड़ देंगे उसको। फिर क्या होगा? लीचिंग। लीचिंग क्या होगा? लीचिंग में क्या है? लीचिंग प्रोसेस होगा सेकेंड। इसमें क्या होगा? वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे वो सॉइल में चले जाएंगे, वाटर सॉल्युबल जो थे। फिर क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? डिग्रेडेशन ऑफ डिट्रियस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एक्शन। फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, डार्क कलर का, काला काला आपको मिट्टी में दिखाई देता है डीकम्पोजिशन के बाद। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट ए एक्सट्रीमली स्लो रेट एंड सर्व्स एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। ये जो ह्यूमस होता है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट रिजर्वायर का काम करता है। फिर होता है मिनरलाइजेशन बाय विच ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन हो गई पहले, फिर लीचिंग हो गई, जो भी वाटर सॉल्युबल थे ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो मिट्टी में चले गए। फिर हुआ कैटाबॉलिज्म जिसके अंदर डिट्रियस जो है वो सिंपल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ह्यूमिफिकेशन, और ह्यूमिफिकेशन से फर्दर मिनरलाइजेशन होता है। ह्यूमस जो होता है वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये सारी की सारी एक प्रोसेस होती है, इसको आप यहाँ समझ सकते हैं। एक पेड़ है, उसका ये पत्ता गिरा, उसके बाद कुछ तो इंसेक्ट ने खा लिया, फिर क्या हुआ, ये मिट्टी में चला गया, फिर डीकम्पोजर ने इसको डीकम्पोज कर दिया, लीव्स पार्शली कंज्यूम्ड बाय द डीकम्पोजर, फंगस, बैक्टीरियाज। फिर उन्होंने इसको फर्दर डीकम्पोजिशन कौन कर रहा है? अर्थवॉर्म कर रहा है, और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वापस चले गए हैं सॉइल में। सॉइल से ही उठाए थे, देखिए इस पेड़ ने कहाँ से उठाए थे सारे न्यूट्रिएंट? सॉइल से उठाए थे। एनर्जी कहाँ से ली थी? सन से। सॉइल से न्यूट्रिएंट उठाए थे, और फिर पत्ते, अपने फल, ये सब बना दिया था। ये डीकम्पोज होके वापस से न्यूट्रिएंट को इधर पहुंचा देंगे, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जो लीव्स होती हैं विच आर पार्शली कंज्यूम्ड बाय डीकम्पोजर सच एज फंगस एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। ये लिटर बन जाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया। डीकम्पोजिशन रेट जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये वाला आप देख लीजिए। कितनी फास्ट डीकम्पोजिशन होगा एक जगह पर, वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। पहली है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ऑक्सीजन अगर अवेलेबल ज़्यादा होगा तो डीकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिट्रियस, क्या क्या केमिकल्स उस डिट्रियस में जो जिसको गलाना है उसमें क्या क्या है। क्लाइमेटिक फैक्टर, ठंडा होगा तो स्लो होगा, गर्म और मॉइस्ट होगा तो तेज़ हो जाएगा। टेम्परेचर एंड सॉइल एंड मॉइस्चर, टेम्परेचर वही मैंने बताया, क्लाइमेट अगर थोड़ा सा गर्म और मॉइस्चर होगा सॉइल में तो डीकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है। डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्रियस इज रिच इन लिग्निन एंड चिटिन। It is quicker if this detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugar. वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट जो होता है वो स्पीड अप कर देता है डीकम्पोजिशन को। जो लो टेम्परेचर होता है वो एनारोबायोसिस जो है इनहिबिट्स डीकम्पोजिशन एंड कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इस चीज़ से, इस चार्ट से आपको एक बात ज़रूर समझ में आएगी कि आपने देखा होगा फ्रिज में आप क्यों रखते हो। फ्रिज में आपने टेम्परेचर को लोअर कर दिया, राइट। या फिर आप ठंडी जगह पर जाएंगे, आपने ठंडी जगह पर पहाड़ों पे, अगर आपने सुना भी होगा कि अगर पहाड़ों पे किसी की डेथ हो जाती है तो जो डेड बॉडी हैं वो सालों साल से प्रिजर्व मोड में पड़ी हुई हैं। जैसे कि आप डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करते हो, अगर आप मॉर्चरी में जाएंगे तो डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता है ठंडी जगह पर रख के। आइस, वहाँ पे आइस कोल्ड जो चेम्बर्स हैं उसको बना दिया जाता है, तो उसके अंदर डेड बॉडीज़ रखी जाती है ताकि डीकम्पोजिशन ना हो। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, जितना ठंडा टेम्परेचर होता है तो
किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन नहीं होती है। सेम अगर वही डेड एनिमल को आप अगर किसी गर्म और मॉइस्ट जगह में डाल देंगे, जंगल में डाल देंगे, तो वो कुछ ही दिनों में, हफ्तों में डिकम्पोज हो जाती है, टोटल डिकम्पोजिशन हो जाती है। सो दिस इज इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। पहला एक टर्म है जिसमें इकोसाइड क्या होता है ये बताया गया है। तो इकोसाइड क्या होता है? इकोसाइड जो है इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम बाय ह्यूमन बींग्स। अगर पूरा इस सिस्टम को ह्यूमन बींग्स खत्म कर देते हैं तो उस टर्म को बोला जा रहा है इकोसाइड। ह्यूमन सिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? साइंटिस्ट यूज टू स्टडी द वे people interact with their ecosystem. The study of human ecosystem considers geography, ecology, technology, politics, history. अगर ह्यूमन बींग आ गया पिक्चर में तो वो हिस्ट्री भी, जोग्राफी भी, पॉलिटिक्स भी सब कुछ लगाएगा अपने खुद के बेनिफिट के लिए। इकोनॉमिक्स भी अपने खुद के बेनिफिट के लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट सेंशन कर दिए जाते हैं और मिलियंस एंड मिलियंस ट्रीज को काट दिया जाता है। तो वो ह्यूमन इकोसिस्टम जब इंटरैक्ट करना शुरू करता है, वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एनवायरमेंट। ओके, हम पॉलिटी और हम इकोनॉमिक्स नहीं डिस्कस कर रहे, तो इसीलिए हम एनवायरनमेंट के प्रो एनवायरनमेंट बात करेंगे। तो ह्यूमन जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा वो तो इकोसिस्टम को ख़राब कर देता है। अगर सही तरीके से करे तो बचा भी सकता है, बट वो सही तरीके से करता नहीं है, वो अपना एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है उस सिस्टम को। फिर है कोरल ट्राइंगल। क्या होता है? द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड इज द ह्यूज कोरल ट्राइंगल इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पे एक कोरल ट्राइंगल बनता है। द कोरल ट्राइंगल स्ट्रेचेस फ्रॉम फिलीपींस से लेके नॉर्थ ऑफ सोलोमन आइलैंड तक बनता है, ईस्ट ऑफ द इंडोनेशिया, पपुआ इन वेस्ट, यहाँ तक एक कोरल ट्राइंगल बनता है। ज्योग्राफी की क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल में ये दिखाऊंगी, पूरा मैप, कि कौन से कोरल ट्राइंगल की बात हो रही है। ये हाईली प्रोडक्टिव ट्राइंगल है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, प्रोडक्टिविटी भी हाई है, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये जो चैप्टर था, दिस वाज द इकोसिस्टम चैप्टर। इस चैप्टर में आपने समझने की कोशिश किया कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है जब हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये भी बात किया था कि एक इकोसिस्टम जो है दूसरे इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होगा। एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, एक बायोस्फीयर में बहुत सारे बायोम्स हो सकते हैं। हमने रेन फॉरेस्ट के बारे में बात किया, हमने बात किया कैनोपी क्या होती है, अंडर स्टोरी क्या होती है, फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में भी बात किया। हमने बात किया प्रोडक्टिविटी को हम एक्सप्रेस करते हैं कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के फॉर्म में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम किस किस बातों के ऊपर डिपेंड करती है, ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। डिकम्पोजिशन किस तरीके से होती है, डिकम्पोजिशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं, हमने ये सारी चीज़ों को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया। डिकम्पोजिशन किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस वाज द चैप्टर इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इससे जुड़े हुए सवालों को भी सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।